दोस्तों नमस्कार। कभी कभी हम इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। शायद यही गलतफहमी के कारण आज तक इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। ये बात सही है कि पिछले 50 सालों में इस दुनिया ने बहुत तरक्की करी है। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत सुपीरियर हो गए हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज में जहां पे हमने इन्वेस्ट किया, जहां हमें लगा कि इनकी जरूरत है, लेकिन शायद हम उस बातों को भूल गए कि दुनिया में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग कैसे काम करते थे। हम लोगों ने इतिहास को पढ़ना बंद कर दिया है और यही कारण है कि आज जितनी भी समस्याएं दुनिया में सामने आ रही हैं, इसके कारण नए नहीं हैं, इनके कारण बहुत पुराने हैं। और उसमें से एक चर्चा जो मैं आज आपके सामने करने वाला हूं, वो है सुरंगों के माध्यम में, चाहे वो हमास की लड़ाई हो या उत्तरकाशी के अंदर जिस तरह से मजदूर फंसे हुए हैं सुरंग के अंदर, या वो चुनौती हो। सुरंगों के बारे में हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आप भारत का इतिहास उठा लीजिए, इवन महाभारत काल के समय भी अगर लाक्षागृह से अगर पांडवों को बचाने में या बच के निकलने में किसी ने सहायता की थी तो वो थी सुरंगें। तो सुरंगों का यूज पहली बार नहीं हो रहा है। ये आदिकाल से, आदि मानव से लेकर आज तक सुरंगों की महत्वता समाज में, युद्ध में, पीस टाइम में हर जगह रही है। लेकिन हम लोगों ने इन बेसिक चीजों को पढ़ना और इनसे सीखना शायद बंद कर दिया है, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस में फिट नहीं होती। कहीं ना कहीं शायद हमें ये लगता है कि ये तो आउटडेटेड पुरानी चीजें हैं, और यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे, अगर मैं ये कहूँ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फौज के लिए, अगर मैं इजराइल की बात करूं, तो उसके लिए जो सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी है वो बनी है एज ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टनल्स, या सुरंगों के कारण इजराइल की हालत खराब हो रही। जब तक हम इन बातों को होलिस्टिकली नहीं सोचेंगे, तब तक हम ऐसी गलतियां करते रहेंगे। ये बात सही है कि हम चांद पे पहुंच गए, हम मार्स पे पहुंच गए, हमने यूनिवर्स के अंदर दूसरी गैलेक्सीज को ढूंढ लिया और बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन जमीन के नीचे 100 मीटर नीचे कहां और क्या हो रहा है ये हम नहीं पता कर पाए। सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों किलोमीटर हम अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन अपने नीचे 50-100 मीटर नीचे क्या हो रहा है, जमीन के अंदर गतिविधियां क्या हो रही हैं, उसके बारे में हम अभी तक तैयार नहीं। यही हाल समुद्र का है। सरफेस पे, और सरफेस से 30-40-50 मीटर या 100 मीटर, 200 मीटर तक हम समझ पाएंगे, लेकिन उसके नीचे समुद्र तल पे क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनको हमने होलिस्टिकली नहीं देखा है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो हमें और आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि हम लोग किस तरह से अपने आसपास होने वाली घटनाओं को आसानी से इग्नोर कर देते हैं, और फिर जब वो मुसीबत बन के सामने खड़ी हो जाती हैं, और तब हमारे पास ना संसाधन होते हैं, ना टेक्नोलॉजी होती है, ना पेशेंस होता है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। और ये बातें ये गलतियां हम अक्सर करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। थोड़े समय पहले आपको याद होगा, मलेशियन एयरलाइंस का एक हवाई जहाज टेक ऑफ के बाद अचानक गायब हो गया। समुद्र में कहां किस जगह गिरा, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, गोताखोर, सोनार, जो भी आप कहें पॉसिबल अवेलेबल टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया ने झोंक दी। आज तक पता नहीं लगा कि वो हवाई जहाज कहाँ गया। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ है, हम सुई की नोक भी ढूंढ लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पूरा का पूरा हवाई जहाज गायब हो गया और हमें पता नहीं लगा। अब गलती किसकी हो? हम कह सकते हैं कि ट्रांसपॉन्डर उसने ऑफ कर दिए थे, जीपीएस क्यों नहीं था, वगैरह वगैरह। फैक्ट ये है कि हवाई जहाज गायब हो गया और हमारी टेक्नोलॉजीज अभी तक उसको पता नहीं लगा।
इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, कोविड का वायरस चाइना से चला और पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया को 2 साल के लिए थमा दिया। लेकिन हमने आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी कि जो हवा में या शरीर पे या सरफेस पे पड़े हुए किसी भी वायरस को या डिजीज के बैक्टीरिया को या पैथोजन को देख सके कि ये चीज अनहाइजीनिक है, इसको साफ करने की जरूरत है, ये बीमारी फैल रही है। हमने जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी वो कॉम्प्लिकेटेड है, हाई कॉस्ट है, हर जगह उसको आप ले जा नहीं सकते। और कुल मिला के बात यह है कि जो भी टेक्नोलॉजी हमने बनाई उसका समाज को फायदा नहीं मिला, पूरी दुनिया को जाम कर दिया गया, रोक दिया गया ताकि बीमारी पे कंट्रोल किया जा सके। यह हम मॉडर्न दुनिया की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यही बात आज हम कर रहे हैं सुरंगों को लेकर। एक तरफ हमास ने 30 से लेकर 50 मीटर तक जमीन के नीचे सुरंगें गाजा पट्टी में खोद दी। अब ऊपर से आप जितने भी बम गिरा दीजिए उनका कुछ नहीं होगा, वो आराम से अंदर बैठे हैं, ऊपर जनता मर रही है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा। सवाल ये है कि जब हमें पता था कि पिछले 20 साल से कि वहां सुरंगों पे काम चल रहा है, तो सुरंगों में किस तरह से डिटेक्शन किया जाएगा, सुरंगों में किस तरह से सर्वेलेंस किया जाएगा, जहां पे आदमी नहीं जा सकता वहां कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी एयर वेव्स, कौन सी रेडार वेव्स, कौन सी ऐसी वाइब्रेशंस को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि अंदर के हालचाल के बारे में पता लग जाए। शायद हम यहां चूक गए। हम शरीर के अंदर सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई सब डेवलप कर पाए कि बगैर शरीर को खोले हम सब कुछ बता देंगे अंदर क्या है, लेकिन जमीन के नीचे और सुरंग के अंदर क्या है हम शायद ये रिसर्च करना भूल गए। भूल शायद इसलिए गए कि हमने इस पूरी सुरंग वॉरफेयर को बहुत लाइटली लिया और इसी का फायदा हमास ने उठाया। उसी सुरंग की अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास होती उन सुरंगों को डिटेक्ट करने की, तो शायद उत्तरकाशी में भी हम उसका इस्तेमाल कर लेते, जहां करीब 41 वर्कर सुरंग में, अगर मैं ये कहूं कि फंसे हुए हैं। वहां पे भी मलबा गिरा, सुरंग में से निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब समस्या इस बात की है कि इन वर्कर्स को कैसे निकाला जाए। 60 मीटर के करीब आसपास मलबा पड़ा है, उसको हटाना आसान नहीं है क्योंकि ऊपर से और गिर सकता है। उसमें से सुरंग ही खोदनी पड़ेगी और उनमें से आदमियों को निकालना होगा। लेकिन मलबे की क्वालिटी आपको नहीं पता, मलबे की टेस्टिंग आपने नहीं करी, मलबे में क्या क्वालिटी, उसके अंदर किस तरह की स्ट्रेंथ है, क्या चैलेंजेस हैं, ये हमें नहीं पता। और यही कारण है कि जब ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो उसमें बार बार अवरोध आए और अभी तक हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो उस मलबे का एक्सरे करके बता सके कि कहाँ पे क्या, कौन सा मलबे की स्ट्रेंथ क्या है, क्या चैलेंजेस है। ये बात हमें समझनी है। दोस्तों, इस टॉपिक को उठाने का मेरा पर्पस बहुत सिंपल था। उसके 2-3 कारण थे। सबसे पहले तो हम लोग जब रिसर्च की बात करते हैं तो हम यथार्थ स्थिति से काफी हट जाते हैं। जब तक चुनौतियां सामने नहीं आती हैं तब तक शायद हम उस एजेंडा पे काम नहीं करते। चलिए, कम से कम इसी बहाने गाजा और उत्तरकाशी के बाद हो सकता है कि दुनिया भर की जो सो कॉल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब सुरंगों को लेके सीरियस होंगे। मैं एक निवेदन और करूंगा कि सुरंगों के साथ साथ डीप वाटर को लेके भी, समुद्र के तल तक हम जमीन पे बैठ के कैसे देख सकें, कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो हमें उसमें केबल डालना पड़े, कैमरे डालने पड़े, कोई और रडार सिस्टम डालना पड़े। मुझे लगता है कि इन दोनों पे, जमीन के नीचे और पानी के नीचे, कैसे हम अपनी सिचुएशन को स्टडी करें ये जानना जरूरी है। इस पे रिसर्च की जरूरत है। ज्यादातर रिसर्च हमने की थी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स को लेके, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे मेडिसिन हो, जहां पे पैसा था हमने वहां पे रिसर्च करी। और ये अक्सर होता है, इवन कमर्शियल वर्ल्ड में भी हम नए केमिकल्स बना देते हैं, लेकिन उन केमिकल्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए इसकी टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत देर लग जाती है। यही कारण है कि दुनिया के अंदर मिलावटी खाने और मिलावटी दवाएं या मिलावटी प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हैं, क्योंकि मिलावट करने की टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, लेकिन मिलावट को डिटेक्ट करना और रोकने की टेक्नोलॉजी पे कोई संस्था इन्वेस्ट नहीं करती।
क्योंकि इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मिलावट से प्रॉफिट बढ़ता है तो वो क्यों अपने पोल खोलेंगे। और सरकारी संस्थाओं की प्रायोरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि जिन स्टेक होल्डर के वो इनपुट लेते हैं कि हमें इस पे काम करना चाहिए या नहीं, स्टेक होल्डर ये बोल देते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रिसर्च एजेंडा सेटिंग अप्रोच है वो ही डिफेक्टिव है। हम लोग गाड़ी की स्पीड पे तो बहुत खर्चा कर देंगे, लेकिन मजबूत ब्रेक कैसे बने इस पे खर्चा कम होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब नई गाड़ियां आती हैं, हाई स्पीड व्हीकल्स आते हैं, उनके एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, क्योंकि ना तो हम उनकी सेफ्टी पे उतना ध्यान लगाते हैं, ना हम उन ड्राइवरों की स्किल पे। आप हाई स्पीड व्हीकल आसानी से बेच देते हैं, लेकिन बेचने से पहले कभी आपने ड्राइवर से ये पूछा कि क्या वो इस व्हीकल को चलाने के लिए ट्रेंड है या नहीं है। इसके ऊपर ना तो देश में कोई कानून है और ना बेचने वाले को चिंता है, क्योंकि उसको सिर्फ गाड़ी बेचने से मतलब है, और सरकार को सिर्फ उस गाड़ी बेच के जो टैक्स मिलता है उसमें इंटरेस्ट है। बाद में हिंदुस्तान की सड़कों में हर साल अगर 1.5 लाख लोग मरते हैं तो इसका खामियाजा हमारी डिफेक्टिव पॉलिसी और डिफेक्टिव अप्रोच ही है। इसमें हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम जो रिस्क असेसमेंट करते हैं, हमारे आसपास के खतरे क्या हैं, हम उनको असेस नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि मैंने कह दिया, किसी बड़े आदमी ने कह दिया, किसी डायरेक्टर ने कह दिया, किसी मंत्री ने कह दिया, तो ये अच्छी चीज है, और उसमें हम खतरे का असेसमेंट नहीं करते। क्योंकि अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करेंगे तो पता लगेगा कि ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी मंत्री ने जो कहा था, बाद में पता लगा कि वो सही नहीं है, और हम आंख बंद करके उस रेस में लग गए क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा था। ऐसे 50 उदाहरण, क्लासिक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं नैनो यूरिया को लेके, कि नैनो यूरिया कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस कर देगा। 50 एक्सपेरिमेंट हुए और ये बहुत क्लियर हो गया कि 25% से ज्यादा आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ये बोल दें कि मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम यूरिया को नैनो यूरिया से बदल देंगे, और वो साइंटिस्ट नहीं है, उनको किसी ने इनपुट दी होगी। अब वो गलत इनपुट किसी बड़े आदमी नहीं दी होगी, क्योंकि छोटा आदमी तो प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं सकता। अब वो गलत इनपुट को उन्होंने अपनी स्पीच में बोल दिया तो वो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बन गया। अब उस गलत इनपुट को वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं। अब मुद्दा ये है कि सच कौन बोले, किसी की हिम्मत नहीं। तो ये गलतियां हम अक्सर करते हैं, और मुझे लगता है कि हाईएस्ट लेवल पे, प्रधानमंत्री जी के लेवल पे ही असेस होना चाहिए कि भाई जो बात हमने कही थी उसके जरा डेटा लेके आइए, सच्चाई दिखाइए, और अगर वो गलत था तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए, ताकि रिसर्च सिस्टम में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और जो हम जिसे कहते हैं ना कि थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी, एक गलत कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने में हमारे साइंटिस्ट और पैसा हम लगाते जाएंगे, पता है कि वो लॉजिकली सही नहीं, लेकिन ऐसा होता है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि जो सुरंगों ने चुनौतियां दी हैं, चाहे वो गाजा में हो चाहे उत्तरकाशी में, इसको ध्यान में रख के एक बार हमें अपने आसपास अपनी जितनी भी रिसर्च संस्थाएं हैं, एक बार दोबारा से ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि क्या हम एज ए समाज सही रिसर्च एजेंडा पे काम कर रहे हैं, या जो साइंटिस्ट के मन में आता है वो कर देगा, क्योंकि उसको अपने रिसर्च पेपर छापना है, प्रमोशन लेनी है, इंक्रीमेंट लेनी, या कोई बेहूदगी कॉन्सेप्ट को लेके जिसकी समाज में जरूरत ही नहीं है, हम उस पर पैसा लगाए जा रहे हैं ये सोच के कि शायद इसमें से कुछ निकल जाए, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं और चुनौतियां हैं हम उनको छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो भी रिसर्च एजेंडा होता है वो रिसर्च कमेटी को तय नहीं करना चाहिए। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जरूरी नहीं है कि समाज की सच्चाई को जाने, उनका अपना एक सीमित दायरा होता है, वो वहीं तक ही सीमित होता है। उनके अपने भी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि वो वही बात करेंगे जिस सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट हैं। जिस सब्जेक्ट के वो स्पेशलिस्ट नहीं है उनको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, और हो सकता है कि बाकी चुनौतियां उनके सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए मेरा निवेदन है भारत सरकार को कि आप एक पोर्टल बनाइए,
और जनता से कहिए कि आप वहां पे जो भी आपके आसपास की चुनौतियां और समस्याएं हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहां लिखें। और भारत सरकार की जितनी संस्थाएं हैं आप उनको बोलें कि आप उन्हीं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से अगर रिसर्च लेंगे तो आपको सपोर्ट और फंडिंग मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर हम इसको असेस करेंगे और रिसर्च अगर जनता के माध्यम से आएगी, समाज की तरफ से रिसर्च के एजेंडा आएंगे, तो शायद समाज बेहतर होगा, हमारे संसाधन ढंग से लग पाएंगे। नहीं तो रिसर्च पेपर छपेंगे, साइंटिस्ट की प्रमोशन होगी, जूनियर साइंटिस्ट डायरेक्टर बन जाएगा, वाइस चांसलर बन जाएगा, हो सकता है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बन जाए। समाज की समस्या वहीं की वहीं, समाज का भला नहीं होगा। कुछ अपने स्वार्थों के लिए या कुछ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बहुत कुछ समाज का और देश का और जनता का पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन समाज को क्या मिला? अगर हम हर रिसर्च एजेंडा के साथ एक सोशल ऑडिट कर दें और जनता के बीच में ले जाएं उस पीएचडी या डिग्री देने से पहले या उस रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले, तो मुझे लगता है कि देश का ज्यादा भला होगा। एक उदाहरण मैं और देता हूं। हर साल सैकड़ों बीज हमारे आईसीआर सिस्टम से रिलीज होते हैं, किसान फिर भी गरीब, क्योंकि जो बीज हम लेबोरेटरीज में या इंस्टीट्यूट में रिलीज करते हैं किसान उसको लेना ही नहीं चाहता, अपनाना ही नहीं चाहता। लेकिन भारत सरकार का क्लेम ये होता है कि हमने देखिए 60,000 से ज्यादा बीज रिलीज कर दिए। किसको चाहिए थे 60,000 बीज अदर देन रिसर्च पेपर? किसान को अगर आप 60 बीज ही दे देते जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ जाती, तो मेरे ख्याल से देश में ज्यादा खुशहाली होती। 60,000 वैरायटी के बीज पैदा करके किसका भला हुआ? क्या इस पे कोई ऑडिट हुआ? क्या इस पे कोई डॉक्यूमेंट बना? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि रिसर्च एजेंडा जब तक सही नहीं होगा, चाहे वो सुरंगों की चुनौती हो, चाहे वो गहरे पानी की चुनौती हो, चाहे वो अंतरिक्ष की चुनौती हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, या डिफेंस से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, इन सब पे चुनौतियां बनी रहेंगी। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी होती तो फिर मॉडर्न मेडिसिन में साइड इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि अभी काम अधूरा है। और दूसरी तरफ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक जो एज ओल्ड ट्रेडिशन है, जिसमें साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा, जिसमें रेजिस्टेंस बिल्डअप नहीं दिख रहा, हमने उसको क्यों इग्नोर कर दिया? उसको अगर हम रिसर्च करके आगे बढ़ाते तो शायद समाज ज्यादा सुधरता, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। कुल मिला के बात इतना है कि हम जिस तरह से रिसर्च एजेंडा सेट कर रहे हैं इस दुनिया में, उसमें बहुत सारे स्वार्थ हैं। वो समाज की जरूरत नहीं, उन कुर्सियों पे बैठे हुए लोग और उन स्पॉन्सर जो हैं उस प्रोजेक्ट्स के, हम उनके इंटरेस्ट को ज्यादा सर्व कर रहे हैं, ना कि समाज। आपका क्या कहना है दोस्तों इस गंभीर मुद्दे पे? अपने विचार रखिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, खासकर अपने वैज्ञानिक दोस्तों के साथ, अपने पॉलिसी मेकर्स के साथ, ताकि हम लोग खुले दिमाग से समाज के लिए क्या सही है इसके बारे में सोचना शुरू करें। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए तो हम कभी भी और कहीं भी सोच सकते हैं, उसके लिए हमें किसी कॉलेज स्कूल की जरूरत नहीं होती। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी रिसर्च प्रायोरिटीज आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से वहां पे कौन सी रिसर्च प्रायोरिटी होनी चाहिए? अगर कमेंट बॉक्स में आप ये लिखेंगे तो हो सकता है कि कुछ साइंटिस्टों का भला हो जाए अगर वो इस वीडियो के कमेंट्स देखें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।